मैं ये कह रहा था इम्पल्स ड्यू टू अ फोर्स। क्या? इम्पल्स ड्यू टू अ फोर्स। पहली बात तो इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। उसका डायरेक्शन भी होगा, उसका ऑब्वियसली डायरेक्शन भी होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा। इम्पल्स ड्यू टू अ फोर्स इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन क्या है इसकी? आई से डिनोट कर देते हैं। इम्पल्स ड्यू टू एफ बिटवीन टाइम t1 से टाइम t2, इट इज डिफाइंड एज इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, t1 टू t2। व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स की डेफिनेशन जो तुम सोचते हो वो नहीं है, ये है। इम्पल्स इज इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी। अब आधे बच्चे तो निपट गए यहीं पे, क्या लिख दिया ये अजीब सा। इसको देखते ही मेरे दिमाग में आया पहली चीज तो, मान लो फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मान लो फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम और एफ टी ग्राफ बना दिया, तो इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। टाइम t1 से t2 के बीच में जो ये एरिया होता है, इसे इंपल्स बोलते हैं। क्योंकि इंटीग्रल ऑफ y dx क्या होता था? एरिया बिटवीन y एंड x एक्सिस। y इज अ फंक्शन ऑफ x होता था, ऐसे होता था। तो अगर मैं ये कहूं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ऐसे कोई ग्राफ है, तो ये y इज अ फंक्शन ऑफ x होता है, y इज अ फंक्शन ऑफ x होता है। तो हम ये कहते हैं ना कि मान लो x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b में देखा जाए, तो ये एरिया कैसे निकालते थे कि x लोकेशन पे छोटी सी स्ट्रिप ले लो dx थिकनेस की, छोटी सी स्ट्रिप ले लो dx थिकनेस की, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? y एट x। तो छोटा सा एरिया कितना हो जाएगा? छोटा सा एरिया हो जाएगा y एट x इंटू dx। इसका समीशन कर दूंगा x की वैल्यू a से x की वैल्यू b तक। तो क्या मैं कह सकता हूं ये इंटीग्रल क्या चीज है? दिस इज एरिया बिटवीन फंक्शन एंड x एक्सिस। तो अगर कभी कोई कह दे कि fx dx का इंटीग्रल क्या चीज है? fx dx का इंटीग्रल a से b के बीच में, दिस इज एरिया बिटवीन फंक्शन एंड x एक्सिस, बिटवीन x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b। दिस इज एरिया बिटवीन fx एंड dx। हाँ या ना? fx एंड x एक्सिस, fx एंड x एक्सिस। समझ में आया कुछ कुछ? जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना दें ग्राफ। क्या बना दें? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या चीज है? पैराबोला, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। एक काम करो, छोड़ो ना यार, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्यों बनाते हैं? y इक्वल टू 2x बना दे, y इक्वल टू 2x। ये क्या चीज है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये वाली कौन सी वाली स्ट्रेट लाइन? ये वाली, y इक्वल टू 2x। हाँ जी, यही तो है। ये x हो गया, y हो गया। अब x की वैल्यू जहां पर 1 है, x की वैल्यू जहां पर 1 है, वहां पर y की वैल्यू 2 है। जहां पर x की वैल्यू सपोज ले लो 3 है, वहां पर y की वैल्यू 6 है। अब ये वाला जो एरिया है, इसको तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। ये एरिया क्या हो जाएगा? ट्रेपीजियम का एरिया हो गया, दैट इज हाफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो ये हो गया। तो ये हो गया 2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये हो जाएगा 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 8। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 8। दूसरा तरीका इसको सोचने का क्या हो गया? हमने कहा x डिस्टेंस पे एक छोटी सी स्ट्रिप काटो, x डिस्टेंस पे एक छोटी सी स्ट्रिप काटो ऑफ dx थिकनेस। इस स्ट्रिप की हाइट कितनी हो जाएगी? 2x, क्योंकि y इज 2x ना। तो ये इसकी हाइट कितनी हो गई? 2x। और इस छोटे से ट्राइंगल के एरिया को तो कर दो इग्नोर, ये कह दो कि ये वाला एरिया कितना होगा? 2x इंटू dx। तो हम कहेंगे छोटा सा एरिया कितना होगा? 2x इंटू dx।
इसका कर दूं समेशन, इसका कर दूं समेशन, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 के बीच में। तो ये क्या बन जाएगा, x का इंटीग्रल आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, ये 2 और वो 2 तो कट जाएगा, ये बच जाएगा x स्क्वायर 1 से 3, दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो 8। ओके, इंटीग्रल क्या होता था, एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रल ऑफ fx dx क्या होता था, एरिया बिटवीन fx एंड x एक्सिस। सो इंटीग्रल ऑफ f dt क्या हो जाएगा, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड टाइम एक्सिस के बीच का, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड टाइम एक्सिस के बीच का एरिया। अब वो यहां पर हमने इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने कहा जरूरत पड़ सकती है, कब पड़ सकती है, अगर हमने ग्राफ ले लिया इस टाइप का पैराबोला, उसमें तो तुम ट्रेपेजियम से निकाल ही नहीं सकते। यहां पे क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया। अब x की वैल्यू जहां पर 1 है वहां पर y की वैल्यू क्या होगी 1, और x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू हो जाएगी 9। अब यहां पे क्या करोगे, एरिया निकालना है, तो इधर देखो, इधर देखो, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो यहां पर x डिस्टेंस पे एक पतली सी स्ट्रिप काटेंगे, पतली सी स्ट्रिप काटेंगे, ये वाली स्ट्रिप, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर, थिकनेस कितनी हो जाएगी dx। मैं सोचने का तरीका सिखा रहा हूं, d एरिया क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx, इसका कर दो इंटीग्रेशन, x ले लो 1 से 3, इसका इंटीग्रल हो जाएगा x क्यूब बाई 3, दैट इज 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब बाई 3, दैट इज 26 बाई 3। तो क्या मैं कह सकता हूं, इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी क्या हो गया, एरिया बिटवीन एफ एंड ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, हाँ या ना, दैट इज डिफाइंड एज इंपल्स ड्यू टू फोर्स बिटवीन टाइम t1 टू t2। ऐसे ही वर्क डन क्या होता था, एफ एट एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रल x1 से x2, यही तो होता था। छोटा सा वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट डी एक्स, हाँ या ना, फिर इंटीग्रल। तो क्या मैं कह सकता हूं, वर्क डन बाय अ फोर्स इज एक्स एक्सिस एंड फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो दिस एरिया इज वर्क डन, दिस एरिया इज वर्क डन। ऐसे ही dv इज एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंटू dt का इंटीग्रल, टाइम t1 से t2, वेलोसिटी v1 से v2। ये क्या चीज है, एरिया बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम एक्सिस। तो एटी ग्राफ का एरिया क्या आता है, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या बन गया v2 माइनस v1, हाँ या ना। ऐसे ही हमारा dx इज vt इंटू dt का इंटीग्रल, ये क्या चीज बन जाएगा, चेंज इन पोजिशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंटू dt, दैट इज vt ग्राफ का एरिया बिटवीन टाइम t1 से लेकर t2। इंपल्स ड्यू टू फोर्स, इंपल्स ड्यू टू फोर्स क्या था, इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, और एफ वेक्टर है तो इंपल्स भी वेक्टर है, टाइम t1 से t2। अब मान लो मैंने कहा कि एक बॉडी पे एक फोर्स नहीं लग रही, 4 फोर्स लग रही हैं, तो मैं कहूंगा चारों की इंपल्स निकाल लो, बड़ी सिंपल। तो हम कहेंगे इंपल्स नेट वुड बी इंटीग्रल ऑफ f1 dt प्लस इंटीग्रल ऑफ f2 dt प्लस इंटीग्रल ऑफ f3 dt, ऐसे लिखते होंगे। इसको चाहूं तो लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ f नेट dt, हाँ या ना। f नेट क्या होता था, dp बाई dt, न्यूटन सेकंड लॉ, इंटू dt, dt कट गया, dp का इंटीग्रल क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस
इनिशियल मोमेंटम। सो हम कहेंगे नेट इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। नेट इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। भाई प्रॉब्लम ये है कि कुछ बार एक जमाना होता था, पीपल यूज टू कंफ्यूज इंपल्स एंड फोर्स। पीपल यूज टू कंफ्यूज इंपल्स एंड फोर्स। कैसे कंफ्यूज करते थे भाई? मान लो ये मास m है, मान लो ये मास m है, यहां वेलोसिटी इसकी 0 है और इसकी वेलोसिटी कुछ देर बाद v हो गई, तो फोर्स लगी होगी कुछ, हाँ या ना? और फिर हमारा ये टाइम t में v हो गई। अब मैंने कहा इसका यही मास m है, वेलोसिटी 0 है और उसकी वेलोसिटी v हो गई टाइम आधे में। तो लोगों को लगता था कि फोर्स सेम लग रही है, जबकि फोर्स सेम नहीं है, इंपल्स सेम है। क्योंकि फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? mv माइनस m0। फाइनल मोमेंटम हो गया mv माइनस m0। लेकिन इनफैक्ट इस पे फोर्स f लगी है, तो इस पे फोर्स ज्यादा लगी होगी क्योंकि एक्सेलरेशन डबल रहा होगा, टाइम आधा हो गया। इस पे फोर्स 2f लगी होगी। तो एक जमाने में बिफोर न्यूटन पीपल यूज टू कंफ्यूज इंपल्स एंड फोर्स। वो सोचते अच्छा वेलोसिटी फाइनल सेम हो गई यार, फोर्स सेम लगी है। नहीं, टाइम भी तो देखो। क्या देखो? टाइम भी तो देखो। अगर उसकी वेलोसिटी v टाइम t में हुई है, अब v सेम टाइम t/2 में हुई है, तो फोर्स सेम नहीं है, इंपल्स सेम है। तो इंपल्स क्या हो गया? बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। ध्यान रहे, नेट इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। नेट इंपल्स, क्योंकि इंपल्स ड्यू टू सिंगल फोर्स तो अलग ही हो जाएगी, हाँ या ना? अब मान लो, लेकिन हमें दिस इज अ वेरी नाइस थिंग, दिस इज अ वेरी नाइस थिंग कि अगर मान लो जैसे पिछला क्वेश्चन कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन में क्या वैल्यूज आई थी? ये मास m था, ये कितने से जा रहा था? 2u से, और ये स्प्रिंग था, और ये मास m था, ये कितने से आ रहा था? u से। अब एक पॉइंट पे कंप्रेशन मैक्सिमम था। जब मैक्सिमम कंप्रेशन था, ये कितने से जा रहा था? 5u/3 से। ये कितने से जा रहा था? 5u/3 से। अब ये कहा कि जो सामने वाला है फ्रंट वाला, उस पे इंपल्स ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स निकालो। इंपल्स ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स ऑन m between which times? Between which time? Between initial to maximum compression. Between initial to maximum compression. तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम हो गया, क्योंकि दैट इज टेक्निकली kx dt का इंटीग्रल। अब तुम्हें ना ये टाइम पता और ना x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता, तो ऐसे तो कभी निकाल ही नहीं सकते। लेकिन मैंने जुगाड़ देखा, मैंने कहा इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगी। एक नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा, और इधर स्प्रिंग फोर्स लगना चालू होएगा। मैंने कहा mg और नॉर्मल फोर्सेस ही कट गई, उनकी इंपल्स भी कट जाएंगी सेम टाइम में, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जो इस पे नेट इंपल्स आएगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी आएगी? स्प्रिंग फोर्स की। और फिर मैंने कहा स्प्रिंग फोर्स की इंपल्स इज नेट इंपल्स, नेट इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? m इंटू 5u/3 माइनस mu। तो कितना आ गया? 2mu/3। ऐसे अगर पूछते कि व्हाट इज इंपल्स ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, इंपल्स ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स ऑन मास 2m बिटवीन इनिशियल टू मैक्सिमम कंप्रेशन, तो हम कहेंगे दैट विल बी 2m इंटू 5u/3। वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने एक इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, हाँ या ना? तो 2m 5u/3 माइनस 2m 2u। ये कितना आ रहा है? 10 माइनस 4 3 जा 12, दैट्स माइनस 2mu/3। वो तो सही है, तुमने राइट साइड पॉजिटिव मानी, लेकिन जो इंपल्स ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स लगेगी वो उल्टी डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ही उल्टी डायरेक्शन में लग रही है। अब इंस्टेड ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन तक निकालना, वो ऐसे भी पूछ सकता था फाइनल वेलोसिटी तक निकालो। इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 7u/3, इसकी कितनी हो गई?
4u/3, तो इस पे इंपल्स कितना लगेगा, m इंटू 7u/3 माइनस mu, दैट इज 4mu/3। इस पे कितना हो जाएगा, 2m इंटू 4u/3 माइनस 2m 2u, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 8 माइनस 12 इज माइनस 4mu/3। तो इंपल्स चाहो तो कैसे निकाल सकते हैं, नेट इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम, नेट इंपल्स इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। यहां तक का समझ में आ गया। टॉपिक इज साथ के साथ लिखोगे, कोलिजन्स। टॉपिक इज कोलिजन्स। इधर देखो सब बोर्ड की तरफ। कोलिजन में फंडा क्या है, टाइम ऑफ इंपैक्ट बहुत छोटा होता है। क्या होता है, टाइम ऑफ इंपैक्ट बहुत छोटा होता है। अगर टाइम ऑफ इंपैक्ट बहुत छोटा होता है तो ऐसे जो के दौरान दो तरह की फोर्सेस लगती हैं, या तो फाइनाइट फोर्सेस या ऐसी फोर्सेस इंपल्सिव फोर्सेस। अब बच्चे कहेंगे ये क्या चीज हो गया, मैंने कहा ज्यादा मत सोचो यार, फोर्स तो चार ही थी, चार फोर्सेस पढ़ी हमने अब तक। कौन कौन सी, नॉर्मल, टेंशन, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, एक और पढ़ ली स्प्रिंग फोर्स, एक और पढ़ ली स्प्रिंग फोर्स। ये पांच ही फोर्सेस हैं जो हमने अब तक सीखी हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब कोलिजन के दौरान ऐसी फोर्सेस भी हो सकती हैं जो फाइनाइट रहें, और ऐसी फोर्सेस भी हो सकती हैं जो बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। व्हाट डू यू मीन बाय बढ़ जाएं? हम ये कह सकते हैं भाई, मान लो बॉल आ रही है और मैंने टेनिस का रैकेट मारा, उस पर खट मारा, तो उस इंस्टेंट पे टकराने के दौरान नॉर्मल फोर्स बहुत बढ़ जाएगी, हाँ या ना? लेकिन mg तो फाइनाइट ही रहेगी, mg थोड़ी बढ़ जाएगा यार। mg तो उस बॉल पे, ये बॉल आ रही थी, तुम रैकेट मारोगे तो नॉर्मल फोर्स तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तुम कहोगे बड़ी हो जाएगी, हाँ, हमने इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन भी करे थे न्यूटन लॉ में कि इंसान आया, नीचे आके गिर रहा था, कितनी वेलोसिटी थी, 10 मीटर पर सेकंड, और फिर वो रेस्ट पे आ गया कितने टाइम में, 0.01 सेकंड में। तो फिर मैंने कहा कि ओके, इसका मास था, अभी भी इनको फेंका था हमने 70 किलो, तो हमने कहा चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया था, चेंज इन मोमेंटम हो गया था 0 माइनस, तो ये हो जाएगा 700 डिवाइडेड बाय 0.01, तो ये कितना हो गया, इतना ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये कितना हो गया 70000, 70,000 न्यूटन। मैंने कहा 70,000 न्यूटन इज मोर और लेस नॉर्मल इटसेल्फ। mg तो खाई जाओ। क्यों खा जाओ mg? क्योंकि 70,000 तो नॉर्मल बन गया जब ये टक्कर खा रहा है, तो mg तो फाइनाइट फोर्स ही रहा। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कोलिजन वाले क्वेश्चन आएंगे तो यू शुड रियलाइज कि दो तरह की फोर्सेस हो जाएंगी। कुछ फोर्सेस ऐसे जिनकी वैल्यू फाइनाइट रहेगी, कुछ फोर्सेस ऐसे जिसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो वो हम क्या बोलते हैं? अब तुम कहोगे इंपल्सिव, तो हो सकता है किसी सिचुएशन में कोई इंपल्सिव हो जाए, किसी सिचुएशन में कोई और इंपल्सिव हो जाए। कैसे? जैसे मान लो ये बॉल आई, बॉल पे रैकेट से मारा, तो उसमें तो नॉर्मल फोर्स इंपल्सिव हो गई। मान लो बॉल आई और बॉल को मैंने एंगल पे जमीन पे मारा, एंगल पे जमीन पे मारा, ऐसे जमीन थी, बॉल को एंगल पे मारा, खट, तो और जमीन अगर रफ थी तो मैं ये कह सकता हूं शायद नॉर्मल भी इंपल्सिव हो जाए और शायद फ्रिक्शन भी इंपल्सिव हो जाए। कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि रस्सी है, रस्सी ढीली है और यहां से छोड़ दिया बॉल को, ये फ्री फॉल करे 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 करे, जैसी रस्सी टाइट होएगी तो जर्क पड़ेगा, तो टेंशन इंपल्सिव हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, कभी टेंशन भी इंपल्सिव हो सकता है, कभी नॉर्मल भी इंपल्सिव हो सकता है, कभी फ्रिक्शन भी इंपल्सिव हो सकता है। mg इंपल्सिव नहीं हो सकता क्योंकि वो तो हमेशा mg ही रहेगा। और स्प्रिंग फोर्स भी इंपल्सिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स में अचानक से तुमने कुछ हिट किया तो kxx थोड़ी एकदम से चेंज हो जाएगा। स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन है, 5 मीटर, तो फोर्स लग रही है kx, तुमने उस पर थप्पड़ मार भी दिया भट, तो वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी आ जाएगी तो एकदम से थप्पड़ के दौरान ये थोड़ी है कि उस टाइम में kx बहुत बड़ा हो जाएगा, x थोड़ी चेंज हो जाएगा इतना। तो स्प्रिंग फोर्स भी इंपल्सिव नहीं होगी और mg भी इंपल्सिव नहीं होगी। तो हम ये कह रहे हैं फाइनाइट फोर्स का ft ग्राफ किस टाइप का होगा? किस टाइप का होगा? वो ग्राफ इस टाइप का होगा
कि वो कांस्टेंट फोर्स है या कुछ वैल्यू है, तो छोटे से दौरान, छोटे से टाइम के दौरान, छोटे से टाइम के दौरान इस एरिया को मैं क्या बोल सकता हूं? नेग्लिजिबल। क्या बोल सकता हूं? इधर देख लो, नेग्लिजिबल। क्यों? मैंने कहा ये वैल्यू तो फाइनाइट है और ये टाइम इंटरवल कितना है? टेंडिंग टू जीरो। तो समथिंग टेंडिंग टू जीरो इंटू समथिंग फाइनाइट इज ऑलवेज जीरो। अब तुम कहोगे इंपल्सिव फोर्सेस, यार इंपल्सिव फोर्सेस का ग्राफ ड्यूरिंग कोलिजन किस टाइप का होगा? जैसे नॉर्मल का ही ले लो, जीरो था, खट, ऐसा नहीं हो जाएगा, 0 से 70,000 न्यूटन फिर 0। तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा जिसके अंदर हाइट तो क्या हो जाएगी? टेंडिंग टू वेरी लार्ज वैल्यू, और ये हो जाएगा टेंडिंग टू वेरी स्मॉल वैल्यू। तो दिस एरिया कैन बी एप्रिशिएबल, क्योंकि समथिंग टेंडिंग टू इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाय समथिंग टेंडिंग टू जीरो कैन बी फाइनाइट। ये तुम 12th में पढ़ लोगे, मे बी 11th के एंड में लिमिट्स आएगा तब पढ़ोगे कि भाई देखो ऐसा है, समथिंग फाइनाइट, फाइनाइट मल्टीप्लाइड बाय समथिंग टेंडिंग टू जीरो विल ऑलवेज बी जीरो, बट समथिंग टेंडिंग टू इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाय समथिंग टेंडिंग टू जीरो कैन बी। क्या बनाना चाह रहा हूं? एट द एंड ऑफ डे मैंने लॉजिक ये बनाया कि जब कोलिजन के क्वेश्चन आए तो फाइनाइट फोर्सेस के इस एरिया को नेग्लिजिबल मान लेते हैं और सिर्फ इंपल्सिव फोर्सेस के एरिया को मानते हैं। कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग कोलिजन फाइनाइट फोर्सेस के कारण चेंज इन मोमेंटम नहीं मानते और इंपल्सिव फोर्सेस के कारण चेंज इन मोमेंटम मानते हैं। मतलब भले ही mg लग रहा हो, लेकिन तुम कहोगे भाड़ में जाए mg को इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो तो फाइनाइट है। तो टकराने के दौरान mg ने कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं किया, ना ही हमारा चेंज इन मोमेंटम किया स्प्रिंग फोर्स ने। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि अगर नॉर्मल इंपल्सिव हो गया तो चेंज इन मोमेंटम किसने किया? नॉर्मल ने, हाँ या ना? अगर तुम्हारा टेंशन इंपल्सिव हो गया तो चेंज इन मोमेंटम किसने किया? टेंशन ने। कि मान लो कोई प्रोजेक्टाइल है, इसका मास 3m है, इसे u से फेंका एंगल थीटा पे, ठीक है। इसने कहा ये हाईएस्ट पॉइंट पे गया, हाईएस्ट पॉइंट पे गया। तुम ये बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे ये होगा तो इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे कितनी होगी? u cos थीटा। और थ्रू आउट द मोशन इस पे फोर्स क्या लग रही होगी? y एक्सिस में 3mg। तो इसका मतलब ये फाइनाइट फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। तो इस फाइनाइट फोर्स ने फाइनाइट टाइम में, क्योंकि यहां से यहां तक जाने का टाइम भी फाइनाइट था, तो इस फाइनाइट फोर्स ने फाइनाइट टाइम में चेंज इन मोमेंटम कर दिया y एक्सिस में, क्योंकि y एक्सिस में फोर्स लगी और y एक्सिस में चेंज इन मोमेंटम आया। कितना चेंज इन मोमेंटम आ गया? 3mu साइन थीटा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल देखोगे तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया? 3mu साइन थीटा। और फाइनल 0 है और इनिशियल ऊपर की तरफ है, तो फाइनल माइनस इनिशियल किधर की तरफ आया? नीचे की तरफ आया। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया? 3mu साइन थीटा। तो मैं ये बताना चाह रहा था 3mg ने फाइनाइट टाइम में, फाइनाइट फोर्स ने फाइनाइट टाइम में चेंज इन मोमेंटम किया। अब क्वेश्चन में दिया है कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो वो कितने से चल रहा था? u cos थीटा से। उसने कहा इंटरनल एक्सप्लोजन के कारण। किसके कारण? इंटरनल एक्सप्लोजन, नॉट बिकॉज कि मैंने रैकेट लिया मार दिया उस प्रोजेक्टाइल पे। इंटरनल एक्सप्लोजन के कारण फट गया, और वो फटने के जस्ट बाद कह रहा है 3 इक्वल पार्ट्स में फट गया। एक पार्ट तो उसने कहा इधर उछल गया, u से उछल गया ऐसे थीटा पे, बोल दी उसकी वेलोसिटी। दूसरा कहता है दूसरा मास m है, वो ऊपर उछल गया 2u से। फिर ये कह रहे हैं जो तीसरा मास m है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ये कब की वेलोसिटी है? जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। अब तुम कहोगे ये हालत थी फटने से जस्ट पहले, हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे फटा तो फटने के जस्ट बाद ये हालत दे दी उसने।
और तीसरे की वेलोसिटी पूछेगा। हमने कहा फटने के दौरान क्या हुआ होगा, फटने के दौरान इंपल्सेस लगी होंगी, ऐसे ऐसे कुछ लगी होंगी ना, लेकिन मैंने कहा वो सारी इंपल्सेस इंटरनल होंगी, एक्सटर्नल भी फोर्स लगी होगी कितनी, 3 mg। मैंने कहा दिस इज जस्ट बिफोर एंड दिस इज जस्ट आफ्टर। मैंने कहा जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर में टाइम इंटरवल कितना है, वेरी स्मॉल, तो मैं 3 mg को तो काउंट नहीं करूंगा, तो मैं एक्स एक्सिस में भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दूंगा और वाई में भी लगा दूंगा, जबकि वाई में लगना नहीं चाहिए। तुम कहोगे वाई में यहां पे नहीं लगा था, लेकिन यहां पर वाई में फाइनाइट फोर्स फाइनाइट टाइम था, यहां पर वाई में फाइनाइट फोर्स इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम है, तो मैं वाई में भी लगा दूंगा और एक्स में भी लगा दूंगा। अब मैं इसकी वेलोसिटी कैसे मानूं, समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने कहा इसकी वेलोसिटी का एक एक्स कंपोनेंट मान लो और एक वाई कंपोनेंट मान लो। जनरल मान लिया, एक एक्स में भी मान लिया, वाई में भी मान लिया। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो। एक्स एक्सिस में क्या होगा, इनिशियल कितना हो गया 3m u cos थीटा इज माइनस mu sin थीटा प्लस m0 प्लस mvx। दैट मेक सेंस। 3mu cos थीटा इज माइनस mu sin थीटा प्लस m0 प्लस mvx। और y में क्या कह दोगे, इनिशियल मोमेंटम इज 0 इज इक्वल टू mu cos थीटा प्लस m 2u माइनस mvy, क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, ये डायरेक्शन नेगेटिव मान ली। आई थिंक इस इक्वेशन से vy निकल गया और इस इक्वेशन से vx निकल गया। मैं ये भी बताना चाह रहा था कि y में भी लगा दिया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और x में भी लगा दिया। y में जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर लगाया और x में चाहो तो बिल्कुल शुरू से भी कह सकते हो, क्योंकि बिल्कुल शुरू में क्या था x में 3mu cos थीटा, क्योंकि x में तो यहां से यहां तक भी फोर्स नहीं लगी, फिर फटा तब भी नहीं लगी, तो मैं x में चाहूं तो बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल एंड तक लगा दूंगा। और y में लेकिन जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर लगाऊंगा। किस चीज को ध्यान रखते हुए कि y में फोर्स लग रही है, लेकिन वो फोर्स फाइनाइट है। समझ में आ रहा है। और ऐसे क्वेश्चनों में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं होता, हो सकता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो। उनको फिर वो कहां से आई यार, जब एक्सप्लोड करती हैं चीजें तो हो सकता है अंदर की केमिकल एनर्जी रिलीज हो जाती हो। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया यार। ये वाले क्वेश्चन करे थे टैंक वाला, टैंक और तोप का गोला रेस्ट पे थे और बारूद फटा था और इसकी भी वेलोसिटी आ गई थी और इसकी भी आ गई थी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या थी, 0, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी भी थी, इसकी भी थी। कहां से आई, कहां से आई? मैंने कहा केमिकल एनर्जी से आई है। तो ऐसे क्वेश्चनों में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फटने वटने वाले क्वेश्चनों में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगता, क्योंकि केमिकल एनर्जी ऑफ बारूद रिलीज हो जाती है। क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर मैंने समझाया बहुत है, उसको ध्यान रखना कि y में जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर एंड x में थ्रू आउट कभी भी लगा सकते हो, किन्हीं भी दो इंस्टेंट्स के बीच में, क्योंकि y के अंदर फाइनाइट फोर्स लग रही है। तो इनफाइनाइट स्मॉल टाइम में हम कहेंगे चेंज इन मोमेंटम नहीं होता। गाइस क्वेश्चन है, लुक एट द बोर्ड। सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, अच्छा कुछ क्वेश्चनों पहले मैंने एक बात करी थी कि जब कोई चीज फटती वगैरह है तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगाते, क्योंकि हो सकता है इंटरनल एनर्जी रिलीज हो गई हो। हाँ या ना? था ना? तोप का गोला फायर किया था मैंने, तो मैंने कहा था उसके अंदर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो थी नहीं, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तोप में भी आ गई और गोले में भी आ गई। टैंक भी रिबाउंड कर गया और काइनेटिक एनर्जी ऑफ शेल भी आ गई। हाँ या ना? तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कहां से आई उसकी बात नहीं करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वुड नॉट बी valid. Why it would not be valid? Because your chemical energy of the बारूद has converted into what? Kinetic energy. हाँ या ना? अब मान लो मैंने क्वेश्चन बनाया
कि ये 3m मास है, इसको u से फेंका एंगल थीटा पे, तो ये ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था। तो हमने कहा हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, u cos 0 हो जाएगा। एंड थ्रू आउट यहां से यहां तक फोर्स क्या लगा था, 3mg। तो मैंने कहा फोर्स x एक्सिस में 0 था, तो मोमेंटम x एक्सिस में कांस्टेंट था। तो मैं इससे भी सोच सकता था कि यार हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी u cos थीटा ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम x में कितना हो गया, 3mu cos थीटा, फाइनल पे कितना होना चाहिए, 3mu cos थीटा। y एक्सिस में मोमेंटम चेंज आ गया, क्यों? क्योंकि पहले था 3mu sin थीटा और फाइनली कितना है, 0। तो हमने कहा इंपल्स प्रोवाइड करी है 3mg ने यहां से यहां तक। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक 3mg ने कितनी इंपल्स प्रोवाइड की है, नीचे की तरफ 3mu sin थीटा, 3mu sin थीटा। व्हाट इज इंपल्स प्रोवाइडेड बाय 3mg टू दिस 3m बाय 3mg टू दिस बॉडी फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो y एक्सिस के अंदर चेंज इन मोमेंटम आया है यहां से यहां तक, और x एक्सिस में कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं आया है यहां से यहां तक। ये बात समझ में आ गई, पक्का? अब इसने कहा हाईएस्ट पॉइंट पे ये 3m मान लो u cos थीटा से चल रहा है, और फिर इंटरनल फोर्सेस के कारण फट गया, इंटरनल फोर्सेस के कारण फट गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने रैकेट नहीं मारा, क्योंकि रैकेट मारते तो फिर एक्सटर्नल फोर्स आ जाती। हमने कहा इंटरनल फोर्सेस के कारण फट गया है, और फटने के बाद उसने कह दिया क्वेश्चन वाले ने कि भाई 3 इक्वल मासेस में फट गया। यहां तक भी समझ में आ गया? और ये कह दिया कि एक है, एक मास तो उल्टा आ गया मान लो u से, और मान लो दूसरा है वो वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पे मान लो u से चला गया। ये बताई है वैल्यूज, ये वैल्यू बताई है, ये वैल्यू बता दी उसने, और कह रहा है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ थर्ड। बता रहा हूं ना, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ थर्ड। तो ये हालत हो गई बिफोर फटना, और ये हालत हो गई आफ्टर फटना। फिर लॉजिक ये लगाया मैंने कहा ड्यूरिंग फटना ये 3 मासेस थे, इन पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रही थी, 3mg, और बाकी जो फोर्सेस होंगी वो कैसी होंगी, इंटरनल फोर्सेस होंगी। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 3mg। तो मैं 3mg को इग्नोर कर दूंगा इस सिचुएशन से इस सिचुएशन के बीच में। क्यों? क्योंकि यहां और यहां के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा है। देखो 3mg ने चेंज इन मोमेंटम लेके आया था यहां से यहां तक, क्योंकि ये टाइम भी बड़ा था। अब तुम जस्ट बिफोर फटना और जस्ट आफ्टर फटना में सोच रहे हो, तो क्या मैं कह सकता हूं द टाइम ऑफ फटना इज वेरी स्मॉल, यू कैन इग्नोर द चेंज ड्यू टू फाइनाइट फोर्स, चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू फाइनाइट फोर्स ड्यूरिंग अ वेरी स्मॉल इंटरवल। इसका मतलब मैं y एक्सिस में भी कंजर्वेशन लगा दूंगा और x एक्सिस में भी कंजर्वेशन लगा दूंगा। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? जबकि y में कंजर्वेशन नहीं लग रही थी, लेकिन लगा दूंगा ये अज्यूम करके कि 3mg बहुत छोटा है। तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर यू कैन अप्लाई इन x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस। x एक्सिस के अंदर तो इनिशियल से फाइनल पे भी लगा सकते हो, हाँ या ना, लेकिन y में जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर ही लगा सकते हो। समझ में आया ये चीज? अब इसकी वेलोसिटी पता नहीं, तो एक काम करो, 2 कंपोनेंट मान लो, इधर की तरफ vx और इधर की तरफ vy। अब x एक्सिस से इक्वेशन लिखो, टेकिंग दिस डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन टू बी नेगेटिव। इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा x में, 3mu cos थीटा इज इक्वल टू माइनस mu sin थीटा प्लस mvx। y एक्सिस में 0 इज इक्वल टू mu cos थीटा माइनस mvy, taking this direction to be positive and this direction to be negative। मतलब इसमें तो ये भी जरूरी नहीं है कि हाईएस्ट पॉइंट पे फटे, कहीं और जगह फट गया, कहीं और जगह
फट गया, मान लो वो ये कह देता कि किसी इंस्टेंट पे 3m u से जा रहा था एंगल थीटा पे, हवा में था, ये हवा में था, यहीं पे फट गया, इंटरनल फोर्सेस के कारण फटना चाहिए। तो जस्ट बिफोर फटना एंड मान लो जस्ट आफ्टर फटना दे तो x में भी कंजर्वेशन लग जाएगा और y में भी लग जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3mu cos थीटा इज माइनस mu sin थीटा प्लस mvx एंड 3mu sin थीटा इज mu cos थीटा माइनस mvy। समझ में आया कि नहीं आया कि इनिशियल मोमेंटम इन x एक्सिस इज फाइनल मोमेंटम इन x एक्सिस माइनस mu हो गया माइनस mu sin थीटा प्लस mvx, हाँ या ना, और इनिशियल y में हो गया 3mu sin थीटा, इसका 0 हो गया mu cos थीटा माइनस mvy। गॉट इट और नॉट? मतलब खतरनाक चीज ये होगी कि x में भी लगा तो लगाना ही चाहिए था, y में भी लगा रहे हो, बस y में तुम ऐसे मत लगा देना कि फाइनाइट टाइम पे लगा रहे हो, फाइनाइट टाइम पे लगा दोगे तो ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां के बीच में मोमेंटम कंजर्व नहीं है y एक्सिस में, क्योंकि फाइनाइट फोर्स फाइनाइट टाइम, बट फाइनाइट फोर्स इन फाइनाइटली स्मॉल टाइम you would ignore the change in momentum due to finite force। अच्छा, जीरो कैसे बोला? हाईएस्ट पॉइंट पे निकल लगाया था ना, हाईएस्ट पॉइंट पे फटा था वो, पहले वो हाईएस्ट पॉइंट पे फटता हुआ माना था मैंने, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0, और फाइनल मोमेंटम बोल दिया मैंने y में mu cos थीटा माइनस mvy। फिर मैंने कहा हाईएस्ट पॉइंट पे फटना भी कोई जरूरी नहीं है, वो कभी भी फट सकता था, वो चल रहा था और कभी ना कभी उसकी वेलोसिटी u और थीटा पे थी तभी फट गया। तो उस इंस्टेंट और उस इंस्टेंट के जस्ट बाद x में भी लगा दोगे और y में भी लगा दोगे। ये इनिशियल मत बोलना, मान लो ये ऐसे जा रहा था, यहां पे था, दे दिया ये u है, ये थीटा पे है, और ये कह दिया इसी के फटने के बाद इसकी हालत क्या हो गई, इधर u जा रहा है थीटा पे, और फिर तीसरे का पूछ लिया, इसका मैंने vx मान लिया, ये vy मान लिया। बेटा ये इसी इंस्टेंट के जस्ट बाद की सिचुएशन है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिचुएशन है, उसके जस्ट बाद अगर ये सिचुएशन है तो मैं x में भी लगा दूंगा कंजर्वेशन और y में भी लगा दूंगा। अगर तुम फाइनाइट टाइम के बाद बोलोगे तो x में लगेगा, y में नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 3mg और इंटरनल फोर्सेस को इग्नोर कर दोगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैं ये बता रहा था, जैसे जो तुम क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो क्वेश्चन क्या था, इसने कहा था 2m मास था, इसको वेलोसिटी दे दिया ux एंड uy। इसने कहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या मैं कह सकता हूं, जो ये 2m है ये कितने से जा रहा है, ux से जा रहा होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे इसने कहा कि ये ux से जा रहा है और ये फट गया, और ये फट के इक्वल मासेस में फटा, ये इसने बोला। तो इसने ये भी बोला कि एक इनमें से रेस्ट पे आ गया, तो मैंने कहा जस्ट बिफोर फटना एंड जस्ट आफ्टर फटना में मैं ये कह सकता हूं आई कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन बोथ x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस, बिकॉज आई वुड इग्नोर 2mg। तो जस्ट बिफोर ये हालत थी, तो क्या मैं कह सकता हूं जस्ट आफ्टर, इसकी वेलोसिटी तो 0 है, तो इसकी वेलोसिटी y एक्सिस में इनिशियल कितनी थी, 0, तो इसकी भी y एक्सिस में कितनी होगी, 0, और x एक्सिस में कितनी हो जाएगी, 2ux। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया 2mux, और फाइनली क्या होना चाहिए, m0 प्लस mvx, vx वुड बिकम, अरे यार तुम ले vx ले लो vx, तो बोल दो 2m ux is m vx, कैन आई से vx is 2ux, हाँ या ना। उसके बाद इसने कहा कि जस्ट आफ्टर फटना एक तो रेस्ट पे आ गया, तो ये तो अब फ्री फॉल करेगा, ऐसे गिरेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 से फॉल करेगा, फ्री फॉल तो दोनों ही है,
इनिशियल वेलोसिटी 0 से फॉल करेगा, तो एक मास m तो यहां गिर जाएगा, और जो दूसरा मास m है उसकी वेलोसिटी हो गई 2ux, तो वो टेक्निकली आगे जाके गिरेगा, हाँ या ना। अब वो पूछा है कि कितना आगे, तो मैंने कहा भाई एक डिस्टेंस तो ये निकाल लो, ये तो रेंज का आधा था, ये तो रेंज का ओरिजिनल रेंज का आधा था, हाईएस्ट पॉइंट पे फटा है ना, तो ये हो गया ux uy बाई जी, क्योंकि रेंज होती थी 2ux uy बाई जी, तो ये हो गया ux uy बाई जी। मैक्सिमम हाइट कितनी होती थी uy स्क्वायर बाई 2g। इसका मतलब जो ये रेड वाला है, इसके गिरने का टाइम निकाल सकता हूं मैं, इसके गिरने का टाइम हो जाएगा रूट 2h बाई जी, रूट 2h बाई जी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस पे कितनी है 0, तो हम कहेंगे माइनस h इज माइनस हाफ gt स्क्वायर, टाइम ऑफ गिरना इज रूट 2h बाई जी। सेकंड इक्वेशन लगा दी हमने, कहा फिर ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ux इनटू टाइम ऑफ गिरना, ये डिस्टेंस हो जाएगा 2ux इनटू टाइम ऑफ गिरना, तो ये कितना हो गया 2ux अंडर द रूट ऑफ 2, h को क्या लिख सकते हो uy स्क्वायर बाई 2g, हाँ या ना, बाई g, रूट 2h बाई जी करना था, हाँ जी, बात समझ में आई है। ये 2 से 2 काट दिया, ये आ गया 2ux uy बाई जी, 2ux uy बाई जी। बेटा ये लेंथ हो गई 2ux uy बाई जी, और ये लेंथ हो गई ux uy बाई जी, तो टोटल कितना हो गया 3ux uy बाई जी। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जो तेज चला गया वो मास कितनी दूरी पे गिरेगा 3ux uy बाई जी। बात समझ में आई या नहीं आई, पक्का? That wasn't tough.